नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है हमारे इस ऐसे शब्द के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, राहुल गांधी संसद भवन के भीतर पूरे विपक्ष की कमान संभालते हुए दिखने वाले हैं। अब जब करीब 240 सांसदों वाले विपक्ष के सामने पीएम मोदी की सरकार होगी, यानी गठबंधन की सरकार, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार कहने से ज्यादा एनडीए गठबंधन की सरकार कहा जाए, तो उस गठबंधन की सरकार का नेतृत्व जहां भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों के साथ कर रही है, वहीं 240 के आसपास के आंकड़े पर जब विपक्ष की मौजूदगी हो संसद भवन के भीतर, तो क्या सत्ता पक्ष के लिए उसी तरह से सरकार चलाना आसान रह गया है? क्या उसी तरीके से सरकार चलाना सत्ता पक्ष के लिए संभव रह गया है? जिस तरीके से 12.5 साल तक पीएम मोदी ने गुजरात की सरकार चलाई, या फिर 10 साल तक उसके बाद केंद्र की सरकार चलाई, आज के हालात बदल चुके हैं। आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऐसी सरकार का दौर वापस आ चुकी है, लेकिन एनडीए गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें कभी कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र तो किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र अगर नहीं है, तो सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर राहुल गांधी के नेतृत्व में एक ऐसा दमदार विपक्ष, जिसके भीतर 240 सांसदों के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के साथ साथ महुआ मोइत्रा भी है पश्चिम बंगाल से टीएमसी से, और तो वहीं अखिलेश यादव भी है उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से, उसमें आरजेडी से सुधाकर सिंह भी मौजूद है, था दक्षिण से टीएमसी मतलब उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी भी वहां पे भी वो भी मौजूद है। आम आदमी पार्टी के लोग भी पंजाब से जीत करके आए, और इतना बड़ा विपक्ष और इस विपक्ष की एकजुटता और उसके सामने सत्ता पक्ष की जिस प्रकार से सरकार चलाने की 10 सालों की पूरी कवायद रही है, और सरकार चलने की स्थिति से ज्यादा भारत देश के नहीं चलने की स्थिति जब देश के आम लोगों के जहन में बैठती जा रही हो, तो उन परिस्थितियों के भीतर अब क्या हिडेनबर्ग के सवाल को दबाया जा सकेगा? अब क्या ऐसी परिस्थिति में क्रोनी कैपिटलिज्म को दबाया जाएगा? क्रोनी कैपिटलिज्म का ताजा उदाहरण अगर देखना हो, तो लखनऊ एयरपोर्ट से जो खबर निकल करके आ रही है कि 3,000 रुपए से ज्यादा व्हील चेयर का एक व्यक्ति को देना पड़ रहा है। यही इस भारत देश के भीतर व्यवस्था को सत्ता के चापलूस पूंजीवाद के द्वारा सिस्टम पर हावी होकर आम आदमी को लूटने का जो सिस्टम डेवलप किया गया, उस सिस्टम के ऊपर जब राहुल गांधी, चाहे फिर इनवॉइसिंग वाले कोयले की बात हो, या फिर इस दौर में पेपर लीक का मामला हो, या फिर वो मामला चाहे अग्निवीर का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, किसानों का हो, एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, कोटा में परीक्षा प्रणाली से जुड़े हुए नाराज हो चुके रुष्ट दिखाई दे रहे नौजवान छात्रों का मामला हो, यानी ये कहे कि कमोबेश हर जगह जब राहुल गांधी की छाप दिखाई पड़ रही हो, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छाप जब दिखाई पड़ रही हो, इन सब के बीच समाज के दबे कुचले वर्गों के बीच, वंचित तबकों के बीच जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, संविधान बचाना, आरक्षण बढ़ाना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मामला जब एक नए क्लेवर के साथ, एक नए स्वरूप के साथ कमंडल के सामने आकर के मंडल के नए फॉर्मेट के रूप में जब मामले जब सामने दिखाई पड़ रहे हो, तो 240 सांसदों के विपक्ष की कमान राहुल गांधी के हाथ में होने से सत्ता पक्ष के भीतर जो कपकपी होगी, उस कपकपी को अभी से महसूस किया जा सकता है कि क्या लोकसभा स्पीकर के पद पर एक ऐसा व्यक्ति को बिठाया जाए जो व्यक्ति न तो टीडीपी का हो न जेडी का हो। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के परंपरा को तोड़ दिया जाए, गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी, कि अभी भी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का ही बने, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्पीकर बनाया जाए, उस स्पीकर के आश्रय संसद के संचालन की एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके भीतर 240 से ज्यादा सांसदों वाले विपक्ष की रीढ़ को ही तोड़ दिया जाए, सियासी तौर पर उसकी रीढ़ तोड़ दी जाए। ये कोशिश ना तो संभव होने वाली है इस बार, और न ही इसकी सफलता की कोई गुंजाइश इस बार दिख रही है। मगर इस दौर में सवाल एक उठता है कि क्या सत्ता पक्ष को इस तरीके के सरकार चलाने का कोई अनुभव है? 12.5 वर्ष तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बकौल मुख्यमंत्री सरकार चलाई, 10 साल बकौल प्रधानमंत्री दिल्ली में सरकार चलाई, और इन 22.5 सालों के दौरान जिस प्रकार से एक दलीय सरकार चलाने की नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है, उन 22.5 सालों में किसी ने ऐसा नहीं सुना होगा कि पीएम मोदी के मुंह से तो किसी ने कोई नहीं सुना होगा ऐसा जो अब सुनने को मिल रहा है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत और देश चलाने के लिए सर्वमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन पीएम मोदी की ओर एक सवाल तो खड़ा होता है कि जिस समय डिमोनेटाइजेशन का फैसला
8 बजे रात में आकर देश को सुनाया गया पीएम मोदी के द्वारा। क्या यह सर्वमत से लिया गया फैसला था? क्या इसमें विपक्ष की सहमति थी? जिस समय धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी करने का फैसला लिया गया था, क्या उस दौरान सर्वमत था? और जिस समय इस भारत देश के भीतर कोई भी बड़ा फैसला इस रूप में लिया गया जिसमें विपक्ष की सहमति नहीं रही हो, तो क्या उसको सर्वमत की संज्ञा दी जा सकती है? और क्या ऐसे में ऐसे सर्वमत के साथ भारतीय न्याय संहिता के रूप में एक ऐसा कानून इस भारत देश के ऊपर थोपने का काम किया गया जिसको पास कराने के लिए संसद के भीतर विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद ऐसा कानून लाया गया जिस कानून के बाद अब 1 जुलाई से वो कानून लागू हो रहा है। उसके बाद 60 दिन और 90 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को अकारण ही जेल में रखा जा सके। क्या इस कानून को, सांसदों का निलंबन इस कानून के लिए और इस प्रकार से सत्ता को चलाने की कोशिश, क्या ये सर्वमत का परिचायक हो सकता है? क्या ये सर्वमत था कि संसद के भीतर वॉइस वोट से जब विवादास्पद किसी कानूनों को पारित कराया गया, उसके बाद की परिस्थितियों के भीतर जब किसान 13 महीने तक जमे रहे, तब उसको वापस लिया गया उस बिल को? अगर सर्वमत होता तो ये कानून पास कराने की नौबत ही नहीं होती। सर्वमत होता तो संजय सिंह को निलंबित करने की नौबत ही नहीं आती। सर्वमत होता इस भारत देश के भीतर तो फिर ऐसे में और भी जो दूसरे काम सरकार ने किए, जो सुप्रीम कोर्ट को बार बार संविधान पीठ बनानी पड़ी, अभी भी कई सारे संविधान पीठ है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भी सर्वमत से लिया गया था? बहुमत का अठास तो सत्ता पक्ष के पास ऐसा था उस दौर में, इस कदर से उसके दिलो दिमाग पे हावी था कि सर्वमत की बात तो छोड़ दीजिए, जिन बीजेपी सांसदों के पूर्ते सरकार को बहुमत मिला था उसकी बात भी सुनने के लिए बीजेपी में कोई शीर्ष नेता तैयार नहीं था। लेकिन आज विपक्ष में राहुल गांधी है। जब विपक्ष में राहुल गांधी है, विपक्षी कमान जब राहुल गांधी के हाथ में, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, सुधाकर सिंह जैसे तेज तर्रार लोग जीत करके संसद पहुंचे हैं और वो करीब करीब 250 या 240 सांसदों के विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में और किस तरह से सरकार के सामने पार्लियामेंट्री सिस्टम में दुश्वारियां बढ़ने वाली है। अभी तो 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू हो रहा है। उस पहले सत्र के दौरान स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर का चुनाव यदि सरकार ने कराया, तब उसके साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, फिर जुलाई के महीने में बजट और बजट में 100 से अधिक डिमांड्स के ऊपर वोटिंग, हर दिन सरकार के लिए जो फ्लो टेस्ट जैसी जो स्थिति कमोबेश बनती हुई दिख रही है, उसमें राहुल गांधी की धारदार उपस्थिति मुद्दों के आसरे, देश की जनता के मुद्दों के आसरे, जिसमें तमाम वो सारे मुद्दे हो जो नौजवानों को हो, जो छात्रों को हो, जो किसानों के हो, जो देश की महिलाओं का हो, जो इस देश में संविधान और संवैधानिक मूल्यों का हो, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल फ्रीडम की हो, न्यायिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का हो, और जो मुद्दे सत्ता की धौंस को, सत्ता के अठास को लोकतंत्र के ऊपर थोपने की कवायद को खत्म करने से जुड़े हुए हो, उन सारे मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में जब ये विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने खड़ा होगा, तो आप बखूबी कल्पना कर सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना आसान होगा? 10 सालों तक तो एक ऐसी सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया जिसमें कोई विपक्ष का नेता सामने नहीं दिखता था। इतनी सीटें किसी दल के पास नहीं था जो जिसमें कोई विपक्ष का नेता बन सके। क्या अब इस दौर में ईडी का दुरुपयोग इतना आसान रह गया है? आज जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भेजा गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन वहां दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया, चार्ज किया। क्या ईडी का पेजा इस्तेमाल, सीबीआई का पेजा इस्तेमाल यूं ही चलता रहेगा? और सरकार की जांच एजेंसियों के पेजा इस्तेमाल के भुतभोगी तो चंद्रबाबू नायडू खुद भी रहे हैं। उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। उस चंद्रबाबू नायडू को सलाखे के पीछे जाना पड़ा था जो एक दौर में हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े नियंताओं में एक हुआ करते थे। इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, सब चंद्रबाबू नायडू के कृपा से बने हुए प्रधानमंत्री थे और जिनकी कृपा से, जिनके सांसदों के रहमो करम पर दिल्ली की सरकार चलती थी, जिन चंद्रबाबू नायडू की सांसें चलती थी, एक बार जब वो जुआ खोलते थे तो सरकार और सेंसेक्स दोनों एक साथ थर्रा जाते थे। उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत के दम पर, उस सरकार के दौर में बहुमत के अट्ठाहस का नतीजा था कि चंद्रबाबू नायडू को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। क्या वो इस सरकार को लंबे समय तक चलने देंगे? क्या नीतीश कुमार
लंबे समय तक इस सरकार को चलने देंगे? क्या एकनाथ शिंदे के सांसद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के गुटे से लंबे वक्त तक बने रहेंगे, या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद वह भी उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाएंगे? हालात तो बहुत कुछ बता रहे हैं, और हालात जिस प्रकार से बहुत कुछ बता रहे हैं उस हिसाब से करीब करीब बात साफ हो गई है कि पीएम मोदी के लिए सरकार चलाना बेहद मुश्किल काम है। और जब ऐसे में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पे सामने हैं, वो राहुल गांधी जिन्होंने कभी किसी कॉरपोरेट के सामने जुआ खोलने से, कॉरपोरेट समर्थन नीतियों के ऊपर खुलकर हमला बोलने से कभी गुरेज नहीं किया है, तो क्या ऐसे में पीएम मोदी की सरकार के लिए आसान काम होगा इतने बड़े विपक्ष का मुकाबला करना? आपको ध्यान होगा कि सुब्रत राय सहारा क्या हुआ था मनमोहन सिंह के दौर में, किस प्रकार की परिस्थितियों से दो चार हुए थे। रामलिंगा लागू, सत्यम कंप्यूटर, क्या हुआ मनमोहन सिंह के काल में? ऑडिटिंग का फ्रॉड, ऑडिटिंग का कथित फ्रॉड, इन दोनों ही कॉरपोरेट घरानों को ले डूबा। और आज के दौर में जब इतना ताकतवर विपक्ष है जो कभी भी सत्ता पक्ष में तब्दील हो सकता है, तो ऐसे में कौन से कॉरपोरेट की कौन सी ऑडिटिंग कब कराने की नौबत आ जाए, ये कोई भी इस दौर में नहीं जानता। महुआ मोइत्रा जैसे सांसदी, उनकी सांसदी अब कोई छीन नहीं सकता। अब कोई निशिकांत दुबे इतने ताकतवर नहीं हो सकते कि संसद के भीतर किसी को बोलने से रोकने के लिए किसी की सांसदी खत्म कराने की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हुए नजर आए। अब हालात बदल गए हैं, और बहुत बड़ी बात यह है इस दौर में कि राहुल गांधी ने जो बुनियाद राहुल भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से रखी, उसके बाद मुद्दा जिस प्रकार से हावी होते चला गया देश में, और मुद्दों के आश्रय इस चुनाव में विपक्ष ने जिस प्रकार से देश की आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को खुद से जोड़ दिया, तो उसने करीब करीब यह तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है। पहले 2 चरण के चुनाव तक ऐसा दिखा नहीं, तीसरे चरण के मतदान के बाद ये दिखना शुरू हुआ, लेकिन पहले 2 चरण के चुनाव में दिख गया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी 220 के आंकड़े को भी नहीं छू पाता। आज हालात दूसरा है। बदले हुए हालात के भीतर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, विपक्ष, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके स्टालिन के पार्टी, शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और कुछ छोटे दल और निर्दलीय जो इस गठबंधन के सहायता ले, ममता बनर्जी के टीएमसी, जब इस सभी मजबूती के साथ एक साथ संसद भवन के भीतर दिखाई पड़ेंगे, तो पीएम मोदी के लिए सत्ता को चला पाना इससे दुष्कर कार्य कुछ हो नहीं सकता। और पीएम मोदी की जो आदत रही है, जिस प्रकार से उन्होंने अब तक सरकार की नेतृत्व किया है, अब तक इस सरकार के भीतर भी देखा जाए तो गठबंधन के बावजूद भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसी कोई चीज दिखी नहीं है। तो आप बखूबी सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस गठबंधन के साथ कितने दिनों तक रहेंगे। जब तक इंडिया अलायंस से कोई बेहतर डील फाइनल नहीं हो जाती, तब तक एक स्टॉप मैनेजमेंट की इन लोग ऐसे टिके रहेंगे। आगे आगे देखते रहिए। आखिर पहला सत्र एक कहीं ना कहीं ट्रेलर होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष का एक ट्रेलर दिखेगा। उस ट्रेलर के बाद जो पूरी फिल्म आपके सामने होगी, तो वो फिल्म सत्ता पक्ष को रहने देगी या फिर सत्ता पक्ष को बदलते हुए दिखाई पड़ेगी, इसका इंतजार समूचे देशवासियों को रहेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।